नमस्कार। हाजिर हूँ मैं मृत्युंजय वैष्णव एक बार आप सभी दर्शकों के सामने एक बार फिर से। आपसे जैसा वादा किया था मैंने कि मैं बहुत ही जल्द आप लोगों के लिए एक गिफ्ट लेके आने वाला हूँ, एक फ्री एस्ट्रोलॉजी का कोर्स जो आप सभी के लिए केवल फ्री में अवेलेबल रहेगा। क्यों इसकी आवश्यकता पड़ी उसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा कि मेरे पास जो मेरा, हालांकि सभी का अलग अलग कंसर्न होता है, जो मेरा कंसर्न था कि एक तो इस विज्ञान के बारे में सभी लोग परिचित हों, एटलीस्ट इसको सब जाने, बेसिक जाने कि ये है क्या। या ऐसा नहीं कि किसी भी पंडित जी के पास हम जा रहे हैं, वो हमें कोई भी उपाय बता रहे हैं, उसके पीछे के लॉजिक नहीं जान रहे हैं, तो हम उसके साथ में बहुत जल्दी कनेक्ट नहीं कर पाते। तो मेरा जो कंसर्न है, मैं चाहता हूं कि हर आम व्यक्ति जो इस फील्ड से नहीं है, कभी इस फील्ड में नहीं भी आएगा, उसको भी थोड़ी बेसिक नॉलेज की आवश्यकता होती है। अगर वो बेसिक समझेगा तो अन्य जितने भी उपाय बताए जा रहे हैं, अन्य जो भी स्थितियां या टिपिकल वर्ड्स जो ज्योतिषी यूज करते हैं, उन सबको समझ पाएगा, साथ ही बच पाएगा उन चीजों से जो कि समाज में, हालांकि जब अच्छी चीज होती है, जब समाज का एक शाह पक्ष है, तो उसका एक उजला पक्ष भी है। किसी भी क्षेत्र का अगर एक उजला पक्ष होगा तो उसका एक शाह पक्ष भी होता है, यानी कि उसका काला सच। और वो यही है कि जैसे कि ज्योतिष फील्ड में, वास्तु फील्ड में हमारे कहीं भाई लोग, कहीं समाज के लोग, कहीं बिना समाज से भी जो लोग आए हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छे नियति के साथ, अच्छे उद्देश्य के साथ काम कर रहे हैं, वो जैसे इस क्षेत्र को चमकदार बना रहे हैं, वैसे ही कुछ लोग अपनी कुछ केवल कामनाओं को पूर्ण करने के लिए लोगों को गलत और भ्रमित राह भी देते हैं। जैसे कि गलत पूजाएं बता देना, गलत बोलकर कुछ स्थितियां, कुछ उपाय उनसे ऐसे करवा लेना, लेकिन वो टेम्परेरी होते हैं, जिससे चीज़ें और ख़राब होती है। और इस पक्ष के लिए जो चीज़ें हैं, लोगों के मन में जो भावनाएं हैं, वो थोड़ी दुर्भावनाओं में बदलती हुई देखी हैं। तो मैं चाहता हूं कि आगे आप सब लोग अवेयर रहें, आप समझें कि ये साइंस क्या है, ये वैसे ही है। अच्छा, अधिकतर लोग मुझे ये भी पूछते हैं कि क्या ये कोई धर्म विशेष के लिए है। तो मैं आपको पहली बात एज अ सनातनी होने के नाते ये कहना चाहूंगा कि ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे आपके लिए एक साइंस है। साइंस लाइक जैसे आपका बिजली है, अगर उसका उत्पादन कोई व्यक्ति विशेष कर रहा है तो उसका उपभोग सभी समाज कर रहा है, उससे धर्म का कोई महत्व नहीं है। वैसे ये एक साइंस है, एस्ट्रोलॉजी एक साइंस है, वास्तु एक साइंस है, और इसका उपयोग ऑलरेडी कहीं देश कर रहे हैं, और हमें भी इसका उपयोग एज अ साइंस ही करना चाहिए और अपने आप को अलाइंस करना चाहिए इसके साथ में, जिससे जो हमारा जीवन है, जो छोटा सा हमारा जीवन है, इसमें हम बेहतर से बेहतर उद्देश्यों की प्राप्ति कर पाए। नमस्कार। तो प्रारंभ करते हैं आज की क्लास, प्रथम क्लास, जिसमें मैं आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगा ज्योतिष की प्रारंभिक स्थिति से। कुछ मेरे भाईगण ऐसे भी होंगे जो बहुत डेप्थ नॉलेज रखे होंगे, तो उनके लिए तो मैं कहना चाहूंगा कि आप जब थोड़ी सी क्लासेस पूर्ण हो जाए उसके बाद आप ज्वाइन कीजिएगा। हाँ, लेकिन जो बिल्कुल शुरुआत से सीखना चाहते हैं उनको मैं बिल्कुल बेसिक से बेसिक स्टार्ट से टॉपिक शुरू करके सिखाना प्रारंभ करूंगा। एक एक चीज क्लियर करते हुए हम आगे चलेंगे। आज जो हम पढ़ेंगे वो 12 राशियों के बारे में और 12 भावों के बारे में हम पढ़ेंगे, जो कुंडली का प्रथम स्थिति होती है कि यहाँ से कुंडली प्रारंभ होती है, उसको समझेंगे, धीरे धीरे चलेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है। आप सभी लोगों के प्रश्न जो मैं लूंगा वो कमेंट में लूंगा, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मुझे मेल कर सकते हैं। आप लोगों के कोई भी प्रश्न, किसी भी प्रकार के डाउट, और बहुत शांति के साथ हम इस क्लास को आगे चलाने वाले हैं। बहुत लंबे एपिसोड चलने वाले हैं, 80 से 100 एपिसोड तक जाएंगे, उसके बाद में हम टिपिकल पार्ट शुरू करेंगे। तो प्रारंभ करते हैं आज की इस क्लास को। जब भी हम कुंडली बनाते हैं और कुंडली को कुछ पहला, कुंडली हालांकि आगे जब हम समझेंगे तो मैं आपको ये भी समझाऊंगा कुंडली के कितने प्रकार हैं। कुंडली बहुत प्रकार की होती है, लेकिन सबसे पहले हम जिसको देखते हैं वो लग्न कुंडली है। जैसे हम कोई भी कुंडली सॉफ्टवेयर में डालते हैं, चाहे हाथ से बनाते हैं, तो हम देखते हैं यहाँ पे लय कुछ लिखा हुआ है, यह हमारी कुंडली का लग्न होता है। और आपको मैं ये समझाना चाहता हूँ कि कुंडली 12 हिस्सों से, हमारे जीवन के 12 पार्ट से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, इसी से बनी हुई है। इनमें हम 12 भागों को विभाजित करते हैं। जब कुंडली हम देखेंगे तो हम देखते हैं यहाँ पर कुछ नंबर्स लिखे होते हैं।
यहां जाकर लोग कंफ्यूज होते हैं। कुंडली बनाते हैं, ये हमें 12 भाव मिलते हैं। अब यहां कुछ नंबर्स लिखे होते हैं। ये काल पुरुष की मैं कुंडली बना रहा हूं जो 1 नंबर से शुरू है, लेकिन हमें यहां कंफ्यूज नहीं होना है। हमें पहले समझना पड़ेगा कि जब भी कुंडली का निर्माण होता है, सर्वप्रथम जो पहला जहां लग्न लिखा है, यहां जो पहला घर है, जिसे हम फर्स्ट हाउस भी कहते हैं, घर भी कहते हैं, हाउस कहते हैं, भाव कहते हैं, तो ये पहला भाव घर का होगा। चाहे यहां गिनती कोई भी हो, हम एग्जांपल लेंगे अभी लास्ट में, गिनती कोई भी हो, चाहे यहाँ 1 लिखा हो, 5 लिखा हो, 10 लिखा हो, 11 लिखा हो, 12 लिखा हो, उससे कोई महत्व नहीं है। पहले हमें इस चीज को समझना पड़ेगा कि इसको हमें फर्स्ट हाउस कहते हैं। वैसे ही हम दूसरा घर, ये यहाँ जो घर होगा, यहाँ पर भी गिनती कोई हो, उसको सेकंड हाउस कहा जाता है कुंडली का। वैसे ही आगे चलेंगे, जब ये 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th और 12th, ये इसके भाव होंगे। ये फिक्स होते हैं, ये कभी नहीं बदलते हैं। ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि ये भाव कभी भी नहीं बदलेंगे। ये हमारा कुंडली का पहला ही घर देखा जाएगा। ये कभी भी देखा जाएगा तो हमारी कुंडली का 7वां ही घर देखा जाएगा, चाहे यहाँ गिनती कोई भी हो। हम अभी बदल के भी देख लेते हैं। पहले मैं उससे पहले आपको एक बार राशियों के बारे में बता देता हूँ। हम राशियां 12 राशियां लिख लेते हैं, जिससे आपका कंफ्यूजन थोड़ा सा कम हो जाए। तो पहली राशि हमारी जो बनी मेष, दूसरी जो राशि बनती है हमारी वृषभ, तीसरी राशि बनी मिथुन, चौथी राशि हमारी बनी कर्क, पांचवी जो राशि बनी वो सिंह, छठी जो राशि बनी कन्या, सातवीं जो राशि बनी तुला, आठवीं जो राशि बनी वृश्चिक, नौवीं राशि बनी धनु, 10वीं राशि बनी मकर, 11वीं जो राशि बनी कुंभ, 12वीं जो राशि बनी मीन। ये इस प्रकार हमारी ये 12 राशियां होती हैं। मेष राशि यानी जहां 1 नंबर, अच्छा ये नंबर वैसे ही सेट है, जैसी राशि है वैसे ही नंबर सेट है, ये भी कभी नहीं बदलेंगे कुंडली में। चाहे हम इसको बिठा देते हैं, कभी भी जब कुंडली निर्माण होता है तो वहां नंबर ही लिखे होते हैं। वहां उस भाव में ये नहीं लिखा होता है कि वो कौन सी राशि है। उस नंबर से ही हमें पहचानना है कि उस भाव में कौन सी राशि विराजित है। तो ये जैसे कर्मबद्ध है, मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन। इसी प्रकार अब मान लीजिए मैंने यहां लिख दिया आपको 12 नंबर, तो ये कुंडली मीन लगन की हुई। तो 12 से वापस चलेंगे, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और ये 11। तो अब हमारा जो फर्स्ट हाउस है उसका मालिक हुआ मीन राशि। और इनके मैं लॉर्ड्स के भी नाम लिखा देता हूँ आपको सामने, जिससे आपको ये भी पता चलेगा कि इसको कौन सा ग्रह प्रतिनिधित्व करता है। तो आपको यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। आपको हमेशा यहाँ चाहे 10 लिखा हो तब भी ये फर्स्ट हाउस है। अब यहाँ 6 लिखा है लेकिन ये फिर भी 7th हाउस है। यहाँ 3 लिखा है लेकिन ये 4th हाउस है। आपको ये ध्यान रखना है कि हमारा पहला घर यही है, हमें ये घर कभी परिवर्तित नहीं होगा। पहला घर यह है तो इसे ही पहला घर गिनना है, 1 2 3 4 यही माइंड में रखना है। इसी तरीके से चलना है तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। ये हमारे 12 घर होंगे, यहाँ राशियां ही परिवर्तित होती रहती है।
अब 12 की जगह जैसे हमने यहाँ से स्टार्ट किया, मान लीजिए नंबर 5 से, यहाँ हमने 6 कर दिया, यहाँ 7 कर दिया, यहाँ 8 कर दिया। तो ये अब क्योंकि 5वें नंबर पे कौन सी राशि है? सिंह राशि। तो हम कहेंगे लगन में कौन सी राशि है? सिंह राशि। 5 नंबर से स्टार्ट है, लेकिन हमारा घर कौन सा है? तो पहला ही घर कहलाएगा, दूसरा घर नहीं कहलाएगा। यहाँ हम इन राशियों के आगे इनके ग्रहों के भी नाम लिख लेते हैं। मेष को जो प्रतिनिधित्व करता है वो है मंगल, यानी कि मंगल देव। वृषभ शुक्र, मिथुन के आगे बुध। यहाँ 7 ग्रह हैं और 7 ग्रहों को 12 राशियां मिली हुई है। कर्क के जो देवता बने वो पूर्ण रूप से देवता। मकर, शनि, कुंभ, फिर से शनि, और मीन फिर से गुरु या बृहस्पति। आपको ये चीज पूरी तरह से याद कर लेनी है। आप पहली बार अगर एस्ट्रोलॉजी को समझ रहे हैं तो इसको पूर्ण रूप से याद कर लेना है। अपने एक चीज याद रखिएगा, सिंह 7 हमारे पास प्लेनेट हुए। सूर्य से आप शुरू कीजिए, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि, ये हमारे 7 ग्रह हुए। उन 7 ग्रहों को सूर्य और चंद्रमा को छोड़कर बाकी सबको 2-2 राशियां यहाँ पर मिली हुई है। जैसा कि आप देख रहे हैं, मंगल को यहाँ पर पहली राशि यानी मेष राशि का भी प्रतिनिधित्व मिला और वृश्चिक राशि का भी प्रतिनिधित्व मिला। बाद में जब हम इनके एट्रीब्यूट समझेंगे कि इस राशि में होने का क्या महत्व है, इस राशि का क्या महत्व है, तभी हम इसको विस्तार से भी समझेंगे। इवन ये भी समझेंगे कि ये राशियां कौन कौन से नक्षत्र से बनी है, उनके चरण कौन कौन से इसमें आते हैं, वो सब हम आगे पढ़ेंगे। पहली क्लास के लिए हमें इतना समझना होगा कि मेष को प्रतिनिधित्व करता है मंगल, और मंगल के पास में 2 राशियां हैं, मेष और वृश्चिक। वैसे ही शुक्र के पास में भी 2 राशियां हैं, वृषभ और तुला। बुध के पास में 2 राशियां हैं, मिथुन और कन्या। चंद्रमा के पास एक ही राशि है, कर्क। सूर्य के पास एक ही राशि है, सिंह। इसके बाद में अगर आप आगे चलेंगे तो गुरु के पास में भी 2 राशियां हैं, धनु और मीन। शनि के पास में भी 2 राशियां हैं, मकर और कुंभ। तो जहां पर भी इसको नंबर भी आप एज इट इज याद कर लीजिए, जहां पर भी आपको दिखे कि 8 नंबर लिखा है तो हमें समझना है कि वो राशि कौन सी है। अब मान लीजिए मैं इस तरीके से लिख देता हूं, आप इसको समझने की कोशिश कीजिएगा कि अब ये राशि कौन सी, लग्न में कौन सी राशि है। तो हम इसको इस तरीके से पढ़ेंगे कि ये पहला भाव है हमारा लग्न का, पहला घर है, फर्स्ट हाउस है, और यहाँ जो राशि बनी हुई है वो वृश्चिक राशि है, और उसके जो अधिपति देवता हैं जिनके आधिपत्य में वो आती है वो मंगल है। इस तरीके से इसको समझना है। वैसे अगर आपसे कोई पूछेगा कि 7वें भाव में कौन सी राशि है, तो 7वें भाव में जो राशि बनी हुई है 2 नंबर, तो हमें सीधा जाके 2 नंबर पे देखना है कौन है। तो 7वें भाव में वृषभ राशि बनी हुई है और उसके अधिपति देवता शुक्र है। ये एज इट इज रहेगी 2 चीजें, यानी ये हमारा प्रथम भाव, सेकंड भाव, ये मैं 2-3 बार आपको समझा चुका हूं। फिर कंफ्यूजन हो तो उसको रिपीट कर लीजिएगा। ये हमारा पहला ही घर रहेगा हमेशा। हमेशा जब भी आप कुंडली देखेंगे, लगन कुंडली में ये पहला ही घर रहेगा, और घर फिक्स होते हैं, कभी नहीं बदलते हैं। राशियां जो इनमें जो नंबर्स लिखे हुए हैं उनसे आपको पहचानना है। मान लीजिए हम 1-2 एग्जांपल और ले लेते हैं। यहां अगर 8 की जगह मैं लिख दूं, मान के चलिए यहां 8 की जगह अगर मैं लिख दूं यहां 6 नंबर, तो 6 नंबर मतलब यहां आपको पहले देखना है
कौन सी राशि बनी? कन्या। भाव कौन सा हुआ? पहला, फर्स्ट हाउस। अब यहां हम बोलेंगे ये हमारा फर्स्ट हाउस है और इसमें राशि कौन सी हुई? कन्या बनी हुई है। ये आपको हमेशा कहीं लिखा नहीं होगा, नंबर से पहचानना है। तो नंबर्स के आगे जो राशियां बनी हुई है उनको याद कर लीजिए, ये महत्वपूर्ण है। मैं एस्ट्रोलॉजी के हर सूत्र को याद करने के लिए नहीं कहूंगा, लेकिन जो मुख्य और महत्वपूर्ण बातें हैं वो आपको याद करनी ही पड़ेगी। अब हम एक दो एग्जाम्पल सेट कर लेते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं, हम 3 नंबर की एक कुंडली बनाते हैं, यानी मिथुन लगन की एक कुंडली बना देते हैं। अब हम इसका साधारण विवेचन करेंगे तो हम कहेंगे कि ये मिथुन लगन की कुंडली है। अब अगर आपसे कोई पूछ ले कि आपके सप्तम भाव में क्या है, तो आप सप्तम भाव में कहेंगे, वापस से जाइए 9 नंबर पे, कि सप्तम भाव में धनु राशि बनी हुई है, ठीक है, जिसके अधिपत्य देवता गुरु हैं। अब हम यहाँ पर ग्रहों को भी सेट करेंगे। इन दोनों चीजों के बाद में अगर ये समझ में आई है तो हमारे 7 प्लेनेट, अच्छा इन 7 ग्रहों के बारे में तो हमने बताया, कई बार लोग बताना भूल जाते हैं, लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि 2 ग्रह और हम माने हैं जिसे इमेजिनरी ग्रह कहा जा सकता है, राहु और केतु। राहु केतु के पास स्वयं की कोई राशि नहीं होती है। अब आप जब ग्रंथों को पढ़ेंगे, बहुत सारे ग्रंथों में ज्योतिष सिखाया जाता है, सभी को जब आप पढ़ेंगे तो आपको मानने में आएगा कि ये इमेजिनरी ग्रह हैं, यानी कई बार हम इसको सर कह देते हैं, इसको धड़ कह देते हैं, अलग अलग, और इनके पास स्वयं की कोई राशियां नहीं है। लेकिन फिर भी मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि राहु बुध की राशि कन्या को अपनी राशि मानता है। ये अगर यहां बैठा हो राहु कहीं भी, तो कन्या राशि में ये अपने आप को स्वराशिष्ट मानता है, और केतु मीन राशि को स्वराशिष्ट मानता है। हाँ, जब इनकी हम बात करेंगे आगे चल के, इनके एट्रीब्यूट सिखाएंगे, तो हम बताएंगे कि ये किस तरीके से आपके लिए काम करेगा। लेकिन अभी के लिए केवल आपको ये यहाँ कंफ्यूज मत होइएगा, मैंने कंफ्यूज होने के लिए ये दोनों चीजें नहीं लिखी है, इसको साइड में आप कहीं लिख लीजिएगा। मेरा बिल्कुल भी अर्थ नहीं है कि आप कंफ्यूज हो जाए, मेरा बिल्कुल साधारण अर्थ है कि आपको केवल जानकारी हो, बस। यहां इसको आप डिलीट कर दीजिए, आप केवल जानकारी रखिए कि राहु केतु अपने आपकी राशि को कन्या और मीन राशि को अपनी मानते हैं। अब हम ग्रहों को स्थापित कर देते हैं। मान लीजिए यहाँ शुक्र है, ठीक है, यहाँ गुरु विराजित है, ठीक है, यहाँ हमने मंगल को स्थापित कर दिया, यहाँ हमने बुध को स्थापित कर दिया, अब हम इस कुंडली के अंदर ग्रहों को स्थापित कर देते हैं। ग्रह मान लीजिए हमने यहाँ पे ले लिया शुक्र, यहाँ ले लिया गुरु, यहाँ हमने डाल दिया मंगल को, बुध, शनि, चंद्रमा और सूर्य। राहु केतु मान लीजिए यहाँ हमने राहु को ले लिया, यहाँ केतु को ले लिया। राहु केतु को अभी हम थोड़ा और भी बाद में समझेंगे। राहु केतु हमेशा एक दूसरे के बिल्कुल समक्ष रहते हैं। इस पूरी कुंडली को हम 360 डिग्री का एंगल कहते हैं, 360 डिग्री का एंगल। 360 डिग्री को अगर आप 12-12 हिस्सों में बांटेंगे तो हर हिस्से को हमें 30 डिग्री प्राप्त होगा।
30 डिग्री, 360 डिग्री डिवाइडेड बाई 12 हमें मिलेगा 30 डिग्री इक्वलेंट। जैसा कि अपने इनमें ग्रह स्थापित किए पहले, ये पूरे 360 डिग्री के कोण के अंदर हमें प्रत्येक राशि में 30-30 डिग्री प्राप्त होता है। 360 को हम 12 में भाग कर देंगे तो 30 डिग्री ईच राशि है। तब अब आप जब कुंडली देखेंगे तब आप ये भी देख पाएंगे कि वहाँ एक डिग्री लिखी होती है। शुक्र के आगे एक डिग्री लिखी होगी, गुरु के आगे एक डिग्री लिखी होगी, तो वो उस राशि में, यानी कि 30 डिग्री की ये राशि है। मान लीजिए जब कोई ग्रह इसमें विचरण कर रहा है 30 डिग्री की राशि में, तो वो उसकी कहाँ तक पहुंचा है। मान लीजिए शुक्र के आगे 6 डिग्री, तो 6 डिग्री तक वो पहुंचा है। उसकी कुछ कला भी लिखी होगी, उसके अंश भी लिखे होंगे। यहाँ पर मान लीजिए गुरु 20 डिग्री का है, तो वो उस राशि को आधी से ज़्यादा पार कर चुका है। मान लीजिए यहाँ लिखा है सूर्य 13 डिग्री, तो ये पूर्ण युवावस्था, हालांकि हम बाद में मैं बताऊंगा कि युवावस्था क्या होती है, प्रौढ़ अवस्था क्या होती है, लेकिन ये उसको उसमें पार कर चुका है। ये डिग्री देखना हमें आवश्यक है, जिससे हमें रिजल्ट जब हम देखेंगे, हालांकि ये बेसिक में है, जब इसका रिजल्ट हम देखेंगे तब हमें पता चलेगा कि ये ग्रह हमें किस तरीके से काम करेगा, कितना रिजल्ट ये हमें अपना देगा। अभी हम मुख्य बात करते हैं सातों ग्रहों की। सातों ग्रहों को हमने स्थापित किया। मान लीजिए शुक्र को यहाँ स्थापित किया, बुध को यहाँ स्थापित। कहीं ना कहीं आप जब कुंडली बनाते हैं, सॉफ्टवेयर में भी देखते हैं, सॉफ्टवेयर में मैं एक फ्री सॉफ्टवेयर आप सभी को रिकमेंड करूँगा, एस्ट्रोस्टेज करके जो सॉफ्टवेयर है वो फ्री सॉफ्टवेयर में बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है। उनसे मुझे कोई पैसा नहीं मिला है उसके एडवर्टाइजमेंट करने का, लेकिन यकीन के साथ वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और बहुत अच्छा एक फ्री एस्ट्रोलॉजी सॉफ्टवेयर है। जो भी सीख रहे हैं वो उसे अपनी प्ले स्टोर में जाकर उसको डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ 3 चीज़ें आएगी, नाम, उसके बाद में आपकी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ एंड प्लेस ऑफ बर्थ। ये आप जैसे ही भर के आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुंडली ओपन होगी जो इस तरीके की बनी होगी, जिसे हम कहते हैं लगन कुंडली। फिर उसमें इसी तरीके से ग्रह लिखे होंगे। तो अब इन ग्रहों को कैसे पढ़ना है, क्योंकि अब मान लीजिए जो अनभिज्ञ हैं, जिनको जानकारी नहीं है, वो लोग जब मेरे पास में आते हैं वो कहते हैं कि गुरुजी मेरा जो ग्रह है, हमें इनकी डिग्रियों को आगे देखना है। कैसे इनकी डिग्रियों को देखेंगे, कैसे इन ग्रहों के प्रभाव को देखेंगे, बाद में हम देखेंगे। लेकिन हमें अभी जो समझना है वो ये समझना है कि हमारा जैसा कि मैंने आपको बताया, कई बार जब यजमान हमारे पास आते हैं वो कहते हैं कि गुरुजी मेरा गुरु तो 1 नंबर में बैठा हुआ है, फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ है, जबकि ये फर्स्ट हाउस हमारा नहीं है। जो मैंने आपको समझाया वैसे ही इसको देखना समझना है। आज हमें इतना ही समझना है। हम धीरे धीरे चलेंगे, बहुत आराम से चलेंगे। जब तक आपको समझ में नहीं आएगा हम आगे नहीं बढ़ेंगे। और अगर आपके कहीं कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे तो वो हम क्लियर करेंगे ही करेंगे, उसके बाद ही आगे चलें कि आपको बेसिक चीजें पूर्ण रूप से समझ में आए। हमें फिर से देखना है कि हमारा फर्स्ट हाउस यही है, तो ये हमारा कौन सा हाउस हुआ। अगर ये फर्स्ट हाउस है तो हम यहाँ से गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो ये हमारा 11th हाउस हुआ। यहाँ जो राशि बनी हुई है वो एक राशि, यानी कौन सी, अब यहाँ देखेंगे कि हमारी ये जो 12 राशि है क्रमबद्ध एक नंबर मिला हुआ है राशि को, वहां पर ये नंबर कौन सा है, तो मेष राशि। तो ये गुरु जो है वो 11वें घर में बैठा है और मेष राशि में बैठा है। इसके आगे जब हम चलेंगे तब हम डिग्रियों की बात करेंगे। आज के लिए वो बहुत ज्यादा हो जाएगा। हमें अब जो होमवर्क करना है वो यही करना है। मैं आपको 2-3 डेट्स दे रहा हूं, या आपको मैं 2-3 तरह की कुंडलियां बना के देता हूं। उसके आधार पे आपको ये लिख के भेजना है कि ये कौन से लग्न की कुंडली है, इसमें कौन से ग्रह है, ये सातों ग्रह हैं कौन कौन सी राशि में बैठे हैं। यही आज का आपका होमवर्क भी रहेगा। यही पहली क्लास का हमारा अंतिम उद्देश्य रहेगा कि आप इस चीज को समझ पाएं। क्योंकि यही बेसिक चीजें हैं, अगर ये समझ में नहीं आई तो आगे कुछ भी समझ में आपको नहीं आएगा, जो कि मुझे लगता है बेहद आसान भी है। फिर हम 7 ग्रहों के एट्रीब्यूट्स को भी पढ़ेंगे, कौन से ग्रह का किस तरीके का नापचौक होता है, कैसा उसका स्वरूप है, कैसी उसकी राशियां हैं, किस जाति का वो है, किस तरह का रिजल्ट कौन सी उसके अंदर देता है, ये सब आगे की बातें हैं। अभी आज हम 2-3 चीजें जल्दी जल्दी आप लिख लीजिएगा। एक राशि हम बना रहे हैं 7 नंबर से शुरू करके
समझ लीजिए, एक 3-4 तरह के मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, वो आप कंप्लीट कीजिएगा। उससे आपकी एक तो पहली क्लास की हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी। जब हम नेक्स्ट क्लास लेंगे तो उसके अंदर आपको ये कंफ्यूजन नहीं रहेगा। मुझे आप मेरे ही लिंक के कमेंट में भेज सकते हैं इसके आंसर्स। मैं ज़्यादा से ज़्यादा कॉपी इसको शेयर भी करूँगा, और जो सबसे ज़्यादा ठीक लिखे होंगे उनको हम आगे की कुछ क्लासेस और जो फ्री क्लासेस हैं उनमें और बढ़ोतरी करके देंगे। विशेष आपके प्रश्नों को लिया जाएगा। ये एक कुंडली आप यहां से ये बना लीजिए, ये 7 नंबर की कुंडली है। अब आपको मुझे ये बताना है ये कौन से लग्न की कुंडली है और ये ग्रह यहाँ कौन कौन सी स्थिति में बैठे हुए हैं। इस कुंडली को आप नोट कर लीजिए। इस कुंडली के अंदर देख के आपको बताना है। इसको पॉज कर लीजिएगा। यूट्यूब में आजकल बहुत सारे फंक्शंस हैं, आप पॉज करके भी उसको देख सकते हैं। पॉज करके आप ये देख सकते हैं। यहाँ अब आपको मुझे जो बताना है कि ये कौन सा लग्न है, ये लग्न कौन सा है, और इसमें जो बैठे ग्रह हैं ये कौन कौन सी राशि में बैठे हुए हैं, जो कि मैंने आपको बताया 1 से 12 राशि ये है। ये आपको कमेंट में मुझे लिख के बताना है। पहला होमवर्क आप यही नोट कीजिएगा। एक और कुंडली मैं आपको बना के दे देता हूँ। इस ले रहे हैं कि स्टार्टिंग अगर स्लो होगा, समझ में आएगा आप लोगों को बहुत अच्छे से, तो ही हम आगे के जो कार्य हैं वो बहुत तेजी के साथ कर पाएंगे। आगे जब हम कुंडली देख पाएंगे, कुंडलियों की स्थितियों को जब समझेंगे, डिटेल में जब समझेंगे, तो वो आपके लिए आसान होगा। जितनी नींव मजबूत होती है उतनी ही बिल्डिंग मजबूत बनेगी और ज़्यादा टिकाऊ बनेगी। दूसरी हम राशि ले लेते हैं 11 नंबर की। यहाँ आपको मुझे बताना है कौन से ग्रह हैं, कहाँ कहाँ बैठे हैं, कौन कौन सी राशि में बैठे हैं, कौन से लग्न की कुंडली है, सप्तम भाव में कौन सी राशि बनी हुई है, दशम भाव में कौन सी राशि बनी हुई है, गुरु कहाँ पर विराजित हो रहे हैं यहाँ पे, और बुध कहाँ पर बैठे हुए हैं। ये सारी स्थितियां आपको मुझे बतानी है कमेंट के माध्यम से। आज के लिए मैं यहीं ख़त्म कर रहा हूँ, लेकिन ये केवल शुरुआत है। आगे हम कुंडली बनाना सीखेंगे। कुंडली के सारी चीज़ें मैं कुंडली की स्टार्ट से एंड तक आपको समझाऊंगा। कितनी कुंडलियां हैं, किस किस राशि, एक एक बारीक से बारीक चीज़ें, नक्षत्र, उपनक्षत्र, उनमें कितने डिग्री पे क्या चीज़ें रिएक्ट करेंगे, वो सभी चीज़ें समझाएंगे हार्ड टू हार्ड, और बेहद आसानी से आपको समझ में आएगी। लेकिन यहाँ से आप शुरुआत कीजिए, इसको बहुत अच्छे से समझने का प्रयत्न कीजिए। यह आप समझेंगे तो हम कुंडली पूर्ण रूप से समझना प्रारंभ करेंगे। और जब वो प्रारंभ करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें लाइक वास्तु है, कुंडली वास्तु है, उन सभी चीज़ों को आप आसानी से समझ पाएंगे। ये सब जगह काम आएगा। ये बेसिक कोर्स आप ये मत समझिए कि केवल और केवल आपको वैदिक ज्योतिष सिखाया जा रहा है। ये आपको बेसिक न्यूमरोलॉजी में भी काम आएगा, आपको एस्ट्रोलॉजी में भी काम आएगा, हर जगह आपके लिए काम आएगा। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है, इसको सीखिए, समझिए। आज के लिए इतना ही काफ़ी है।